हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है तनुश्री श्रीवास्तव जी, जिन्होंने रैंक 1 सिक्योर किया है आरआरबी मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 2021 एग्जामिनेशन में। स्वागत है तनुश्री आपका स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। तनुश्री, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन रैंक 1 सिक्योर करना इज इनक्रेडिबल। कैसी फीलिंग है? हाउ डू यू फील राइट नाउ? It's just the blessings of my parents and my support of my husband, my in-laws and everything. I feel great. तनुश्री, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं, फिर हम जानेंगे आप किस तरीके से आपने तैयारी की इस एग्जाम की। इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले नेसेसरी आपका एमबीए डिग्री होना, दैट टू मार्केटिंग में। इसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, रिलेवेंट मार्केटिंग फील्ड ओनली। इसके बाद आप जब फॉर्म फिल करते हैं देन इसके 6 सेक्शंस होते हैं। 40 मार्क्स का रीजनिंग सेक्शन होता है, 40 मार्क्स का क्वांट सेक्शन होता है एंड 40 मार्क्स का जीए होता है, 40 का ही इंग्लिश, 40 का कंप्यूटर एंड 40 का मार्केटिंग। लेकिन इंग्लिश एंड कंप्यूटर 40 मार्क्स का इंडिविजुअल होता है, बट जब आपका फाइनल स्कोर आता है इट कम्स डाउन टू 20 मार्क्स। तो इस टाइप का वो 240 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स में इवेलुएट हुआ जाता है। इसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो कि आपका 80-20 रेशियो में चलता है एंड देन द फाइनल सिलेक्शन। तनुश्री, आपने इस एग्जामिनेशन के बारे में बताया, मैं इस एग्जामिनेशन को आपने कैसे तैयार किया उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, अपना एजुकेशन और आपने कहाँ से एमबीए किया, अपना वर्क एक्सपीरियंस इस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आने से पहले। मैंने बीटेक, सबसे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देहरादून से किया है, ग्राफिक एंड देहरादून। उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग से किया है आईबीएस हैदराबाद। आफ्टर दैट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ नियर अबाउट 2 years बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस पुणे। उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुंबई में जॉब किया है। उसके बाद मैंने जॉब क्विट करके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब। Tanushree, you have a very rich experience of working in very various different firms. मतलब what was the motivation कि ये सारी jobs quit करके you came preparing for this government job? The sole motive for any government aspirant, just stability in the life and then you have to go with the need of the society. मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाह रही थी एंड प्लस आप एक प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं तो ऑब्वियसली वर्क प्रेशर तो रहता ही है एंड साथ ही साथ आपको ये एक स्टेबिलिटी नहीं रहती। बिकॉज व्हेन आई वर्क इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year मेरे को हमेशा लगता था कि अब मुझे कंपनी स्विच करना है, तो वो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आती। एंड अभी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप सिंगल हैं, कल को व्हेन लाइक राइट नाउ आई एम मैरिड, आई हैव बीन मैरिड लास्ट ईयर ओनली, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कंपनी स्विच करते रहे, आपका लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने गवर्नमेंट जॉब, एंड माय फादर ऑलरेडी वर्किंग है और मतलब ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम आरआरबी एज अ स्केल 3 मैनेजर। तो बचपन से मैं उन्हें देख रही हूँ, तो एक मोटिवेशन उनसे मुझे बहुत मिला है टू गो इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड इनफैक्ट मेरे हस्बैंड खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर में इज इन वर्किंग कस्टम डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें मेरे को कंट्रीब्यूट हुई हैं टू गो फॉर दिस गवर्नमेंट एग्जाम। यानी कि आपके फादर और आपके हस्बैंड एक बहुत बड़े मोटिवेशन थे आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। तनुश्री, मैं चाहती हूँ आप इस एग्जामिनेशन की पैटर्न तो आपने बता दिया है, लेकिन आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में बताएं। बेसिकली आपको कोई भी एग्जाम के लिए मॉक इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज बैंक एग्जाम्स में आप बिना मॉक के आप अपने स्पीड नहीं ग्रो कर पाएंगे बहुत। तो मैंने मॉक बहुत सारे लगाए हैं, सेक्शन मॉक भी अलग से लगाए थे क्वांट रीजनिंग के। जीए इज अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर। तो इवन आई वुड से कि मेंस का एग्जाम जब होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जो करंट अफेयर्स होता है। उसमें मेरे जो रोल रहा है, मैं स्टडी आईक्यू को प्रोमिनेंट बताऊंगी। रीजन बीइंग, मैंने बहुत सारे सोर्सेस, मतलब मैं अफेयर्स क्लाउड भी फॉलो किया, डा 247 भी फॉलो किया एंड दे आर आल्सो गुड। बट जब भी मैं करती थी मैं हमेशा ये सोचती कुछ अभी बच्चा है, कुछ बच्चा है, तो वो कुछ वाला फैक्टर मुझे हमेशा स्टडी आईक्यू में मिला। एंड वो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता था, मेरे सारे प्रिपरेशन में लगता था देयर इज समथिंग लैकिंग बिहाइंड, मतलब देयर इज समथिंग दैट आई एम लैकिंग। एंड आई कैन बी वेरी श्योर, मैंने जब आईबीपीएस पीओ 2019 एग्जाम दिया था, देयर वर 15 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आए थे। इवन देयर आर नो मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन पैटर्न, इवन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे। तो वो चीज मुझे वहां से मिला कि इसमें जब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आपका कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है। और सबसे बड़ी स्टडी आईक्यू की जो एक प्रोमिनेंट बात मुझे लगती है कि कोई भी क्वेश्चन वो देते हैं, दे गिव अ पिक्चर टू इट। तो आपके दिमाग में वो पिक्चर फीड हो जाती है। अगर कहीं आपका भूल गए, लाइक इन एग्जामिनेशन कई बार होता है एग्जाम प्रेशर की वजह से, वो पिक्चर आपको याद करके आपको पूरा पिक्चर क्लियर आउट कर देता है। तो वो चीज मुझे स्टडी आईक्यू में इज वेरी, मतलब बहुत ही हेल्पफुल लगा। तो एक तो वो चीज। और अब मार्केटिंग पे अगर मैं कहूँ,
तो मार्केटिंग तो बेसिकली आप फिलिप कॉटलर की बुक आती है, बट मैं कभी भी आई एम जस्ट वेरी रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द बुकिश स्टडीज, तो मैं हमेशा नेट पे जो भी टॉपिक होता था उसको मैं गूगल करके देखती थी, उसमें से फिर उससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तनुश्री, ये तो आपने बता दिया, और सेक्शंस को किस तरीके से कौन से लेवल तक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो क्वांट का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है? देखिए कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यू गो विद द हार्डेस्ट पार्ट, आप हार्ड करेंगे तभी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा प्रिपरेशन हमेशा ये रहा है कि चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनल का हो, मैं हमेशा मेंस का लेवल ऑप्ट करती थी। मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, आप क्विज दीजिए, आप बहुत सारे अलग अलग साइट में स्टडी आईक्यू में भी आपके ये पूरा मॉक दिया हुआ है 2 आवर्स का, उसको आप अटेम्प्ट करिए। तो उससे आपको एक अपना जब मेंस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम में ऑब्वियसली उस टाइप के क्वेश्चंस तो मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, बट यू आर प्रिपेयर्ड कि आपने जब टफ किया है तो आप वहां आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का लाइक हम लोग अपना एलिमेंट्री 10th 12th में पढ़ते हैं, इवन अपने बीटेक में भी वी हैव स्टडीड। और जो अगर बीटेक बैकग्राउंड के नहीं है, जो अगर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, तो आप एक आजकल आरआरबी पीओ, इवन पहले तो एसबीआई पीओ वगैरह में भी कंप्यूटर्स आती थी, तो आप बैक में जाएंगे तो कंप्यूटर के भी यू गोइंग टू फाइंड लॉट मेनी वीडियोस आर देयर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब यू कैन कवर इट ऑल। एंड न्यूज़पेपर की जहां तक बात आती है इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो आई प्रिसाइडली फॉलो इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आपका इंटरव्यू, जीडी, आपका कोई भी इंटरव्यू में कंडीशनल क्वेश्चंस का भी आपको आंसर्स देने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, तो वो इंग्लिश का प्रिपरेशन उससे हो जाता है इजीली। इंग्लिश के लिए आपने जैसे बताया कि आपने एक न्यूज़पेपर फॉलो किया, लेकिन उसको किस तरीके से प्रॉपरली रिलीजियसली एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से पढ़ना है, अगर आप उस पर थोड़ा सा बता सके। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आया था एसबीआई का इनफॉर्मल सेक्टर पे, तो उस रिपोर्ट का, अब मुझे ये पता है कि ये एसबीआई का रिपोर्ट है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, चाहे आप जीडी में जाए, इंटरव्यू में जाए। तो उस रिपोर्ट को तो मैंने उस इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ा, बट उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपके एडिटोरियल्स आते हैं, आपके डिबेट्स आते हैं, तो उसको आप अलग से एज अ आप या तो आप न्यूज़पेपर लेके पढ़ें, या नहीं तो अलग से एक आप स्टडी आईक्यू या फिर और सारी साइट्स होती हैं, इंडियन एक्सप्रेस वो अलग से एडिटोरियल अपने वीडियो बनाते हैं उस पर्टिकुलर पे, उस पे वो एनालिसिस भी करते हैं, एंड दे गोइंग टू फाइंड इट आउट कि इसमें आप अलग से कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने इंग्लिश सेक्शन, अपना जीडी, इंटरव्यू सब कंट्रीब्यूट किया। तनुश्री, मार्केटिंग की बात करें तो आपने बुक तो बता दी और आप कैसे पढ़ती थी, लेकिन एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से, क्योंकि जब आप एमबीए में पढ़ते हो तो एग्जामिनेशन की डिमांड अलग होती है, बट आप जब इस एग्जामिनेशन में है तो ये अलग एग्जामिनेशन है। तो पहली चीज तो मैं बताऊंगी, ये जो मार्केटिंग का, एक मार्केटिंग ही ऐसी फील्ड है जो आरआरबी का एग्जाम जब होता है स्केल 2 का, सबसे कम सीट्स में होती है। लास्ट ईयर 2 सीट्स थी, इस बार 8 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। एंड जनरल की जो सीट्स होती है, मैं ये भी कहूंगी कि वो एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो यू नॉट फाइटिंग विद जनरल पीपल, यू आर फाइटिंग विद ऑल द पीपल्स, तो उसके लिए बहुत टफ है। एंड गेटिंग अ रैंक ऑन टॉप 8 इन ऑल ओवर इंडिया इज वेरी टफ। बट मेरे हिसाब से मार्केटिंग को अगर आप पढ़ने का बोल रहे हैं, तो मार्केटिंग ऑब्वियसली एमबीए का मार्केटिंग पढ़ना है, यहाँ का पढ़ना इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे केस स्टडी में इसलिए होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। तो वही मैंने चीज बोली, आप जैसे टॉपिक है सेगमेंटेशन, पेनिट्रेशन, टारगेटिंग, तो उसका आपने टॉपिक प्रिपेयर किया, आप उसको उस पर डालें सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पेनिट्रेशन रिलेटेड एमसीक्यूज, आपको बहुत सारी साइट से रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज होगा, अगर इस टॉपिक से मेरा कोई एमसीक्यूज आया तो मेरे को डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे बकेट में है, देन आई कैन रिफर इट एंड आई कैन परफॉर्म वेल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो ऐसे करके मार्केटिंग का आप कर सकते हैं। तनुश्री, आपने जैसे बताया कि ये एग्जामिनेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, लास्ट ईयर सिर्फ 2 सीट थी, इस बार 8 सीट है। अब कैसे अपने चांसेस को ज्यादा करना है, तैयारी की बारीकियां क्या होनी चाहिए? ये बताना चाहूंगी, मैं 2019 में भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था इस एग्जाम में, एंड आई मिस द प्रोविजनल कट ऑफ बाय 0.4। मैं रिजर्व लिस्ट में थी उस टाइम भी, बट जब रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया, देन बड़ौदा यूपी बैंक ने वो सीट्स 4 सीट्स थी जनरल कैटेगरी की, वो पूरी कैंसिल कर दी। तो आई कैन फील द पेन ऑफ 0.4। तो उसमें भी सीट्स वो वेरी लेस 16। बट इस एग्जाम में जब मैंने प्रिपरेशन की, तो मैंने ये चीज फिलअप किया कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आई कैन परफॉर्म वेल इन जी के सेक्शन, आई कैन परफॉर्म वेल इन क्वांट सेक्शन, आई कैन परफॉर्म इन रीजनिंग सेक्शन, तो वो सेक्शंस को मैंने स्ट्रॉन्ग और किया, ताकि जो मार्क्स अगर उस टाइम मेरे कम थे तो इस टाइम मैं उसको और फेचअप कर सकूं। और जो मेरे एवरेज, तो लाइक इंग्लिश सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़ा मार्केटिंग मेरा लाइक आई वाज नॉट वेरी मच, मतलब इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैंने मार्केटिंग को भी उतना उससे एक्सेस में टाइम दिया। मतलब आपको जैसे अगर मैं दिन की शुरुआत करती थी तो आई मेक अ टाइम टेबल, मैं चेकआउट बताती थी कि आज मुझे ये इतना पोर्शन मार्केटिंग कवर अप करना है,
और उस कवर अप करने के बाद ये नहीं कि बुक रख दी उसको फिर 2 हफ्ते बाद उठाएंगे, नहीं, आपको उसी समय उसके मॉक टेस्ट लगाने, उसी के समय आपके क्वेश्चंस करने, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं मार्केटिंग की, बट आप उससे जब क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा दैट व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू आर हैविंग राइट नाउ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, स्पेशली मार्केटिंग एंड जनरल नॉलेज, बिकॉज दैट इज समथिंग जो बच्चे लैक कर रहे हैं। बिकॉज इस साल बच्चों का जो कम मार्क्स आए वो जनरल नॉलेज में, जो कि क्योंकि स्केल 2 का जो जीके आता है इज नॉट ओनली द करंट अफेयर्स रिलेटेड, स्टैटिक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और ऐसे और एक क्वेश्चन अगर बन रहा है, जैसे कि अगर आरबीआई की कोई पॉलिसी आई, लाइक करंट अकाउंट का भी एक न्यूज में आया था, तो उस करंट अकाउंट से भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। थ्रेशोल्ड कितनी होना चाहिए, कितना कस्टमर का 5 थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो 5 करोड़ बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें तभी आएंगी व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर मॉक्स। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं हम एक मॉक में कवर नहीं करेंगे, हम दूसरे मॉक्स में मिल जाएंगे हमें क्वेश्चंस। एंड प्लस रिवीजन इज द बेसिक फैक्टर, यू हैव टू रिवाइज एज मच एज, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देन ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे। एंड आई कैन फील दैट इस एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे, बट मैं उस समय श्योर नहीं हो पा रही थी कि मैंने ये चीज पढ़ी थी तो कितनी थी। लेकिन आपने वो, मैं वही बता रही हूँ, स्टडी आईक्यू का वो एक क्वेश्चन आया था उसमें, आई कैन डेफिनेटली आई टेल यू, एक्सिम बैंक ने मालदीव्स को स्पोर्ट्स में 40 मिलियन का दिया था, तो वो चीज एक पिक्चर में डिपिक्ट की थी स्टडी आईक्यू में। तो मुझे वो चीज याद नहीं आ रही थी वो किसके लिए दिया गया था स्पोर्ट्स का, बट उसमें एक पिक्चर बना हुआ था स्टडी आईक्यू का जब वो जनरल अवेयरनेस का आया था, तो आई कैन रिकॉल इट, अरे वो उसमें था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज, रिविजन इज द कोर फैक्टर टू योर सक्सेस। या तनुश्री, आपने बारीकियां तो बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा और चाहती हूँ कि जो पहली बार इस एग्जामिनेशन को लिखने आ रहे हैं, क्या माइंडसेट लेकर आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जो जॉब प्रोफाइल में होते हैं उन लोगों को तो टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग यही नहीं समझते कि हमें कौन सा, जैसे कौन का सेक्शन में बताऊं, वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं टाइमिंग वर्क लेके बैठूंगा तो टाइमिंग वर्क में मुझे सारे क्वेश्चंस लगाने, नहीं, आपको वो देखना है कि कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स का आ रहा है। लाइक डीआई क्वेश्चन, डीआई का जो सेट होता है वो बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है, लाइक इट कैरीज अराउंड 50 to 20 मार्क्स। तो आप उस सेक्शन को प्रैक्टिस करें रेदर देन फोकसिंग ऑन अ टॉपिक, रिवीजन और समथिंग, यू नीड टू फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर एरिया जो ज्यादा मार्क्स फेच करेंगे। तो वो चीज आपका एक होता है ना स्मार्ट स्टडी, दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट विद स्मार्ट स्टडी। अब मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में एक डीएस क्वेश्चन होता है, डीएस डाटा सफिशिएंसी होता है, उसमें कई बार आपका रिस्क होता है, बिकॉज यू नो, बिकॉज आपके हिसाब से आपने आंसर निकाला है बट कई बार वो गलत हो जाता है, तो आप कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, दैट इज अ पजल। आप पजल प्रैक्टिस ज्यादा करिए, बिकॉज पजल इज समथिंग, इफ यू गोइंग टू क्रैक अ पजल, इफ यू गोइंग टू 10 मिनट्स, तो आपकी पूरी पजल हो गई, तो आपके वो 6 मार्क्स एक साथ वो मतलब आपके 6 मार्क्स एक साथ आपके आ जाएंगे। आपको अलग से प्रैक्टिस करना, आपको अलग से डीएस एंड ऑल दिस क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रीजनिंग का स्मार्ट स्टडी हो गया। इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश तो आई कैन से इफ यू थॉरो रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो आपकी इंग्लिश अलग से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर से भी आराम से कर सकते हैं। और जीके का यू कैन फॉलो स्टडी है कि इससे आपका जीके हो जाएगा। और जीके में भी वो चीज देखनी है, बिकॉज एसबीआई पीओ जैसा जीके नहीं होता, आईबीपीएस पीओ जैसा जीके नहीं होता, इसमें आपका स्टैटिक भी आता है। तो स्टैटिक को यू कैन, आपका बैंकिंग का स्टैटिक आपने गिवन है, आपके ऐप में है, तो आप उससे कवर अप कर सकते हैं। और आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स भी आपको एक क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पे आंसर्स डाइट, नो, यू नीड टू go with every aspect of your question. You have to आप स्टडी आईक्यू में इफ यू सी आरबीआई की पॉलिसीज हुई या कोई भी हुआ, तो उसमें अलग से एक पूरा डिटेल डेफिनेशन होता है कि इसमें और क्या न्यूज इलेबोरेटिव वे में है, तो वो चीज भी आप पढ़िए, तभी आपका वो चीज जीए सेक्शन होगा। बिकॉज दैट इज, इसकी कट ऑफ भी 1.75 गई थी एंड आई इसको 21 मार्क्स, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पढ़ना पड़ता होगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, जीए सेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट इन स्केल 2। एंड नाउ कमिंग टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर दैट यू कैन गो विद आरआरबी पीओ के यूट्यूब पे आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अवेलेबल है। और दूसरे को आई थिंक इट इज कवर अप, या दैट इज ओके। तनुश्री, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जो पहली बार आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एस्पिरेंट्स, उनको क्या माइंडसेट लेकर आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने मॉक टेस्ट की बात बोली थी, कब से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और कितने मॉक टेस्ट तकरीबन सॉल्व करने चाहिए? आई थिंक पर्टिकुलर डे में हर एक दिन एक मॉक टेस्ट तो जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक आपको अपना टाइम का पता चलता रहता है, और आप ऐसा नहीं है कि आप केवल टॉपिक ही पढ़ते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट वेरी रिक्वायर्ड। इसमें कंपोजिट टाइम होता है, इट्स नॉट अ सेक्शनल टाइम। कंपोजिट टाइम में आपको सारे सेक्शन कवर अप करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं रीजनिंग को 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, क्वांट को इतने करने हैं, तो 2 घंटे मुझे पूरा पेपर कवर अप करना है।
तो 2 hours and 30 minutes का पेपर होता है टोटल। तो उस 2 hours 30 minutes में आपको पूरा, आपको एक इलेबोरेटिव वे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ज्यादा टाइम इंग्लिश में दे दिया तो मेरा क्वांट रह जाएगा, क्वांट में दे दिया तो मेरा इंग्लिश रह जाएगा। तो आपको स्मार्टली हैंडल करना है। लाइक आई टेल यू, एक बहुत ही जो फैक्टर मैं बताना चाहूंगी इसमें, कि जो आरआरबी स्केल 2 का पेपर होता है 2 hours 30 minutes का होता है, बट जो जीबीओ का पेपर होता है वो 2 hours का होता है। तो जब आपका पेपर जिस दिन होता है तो वो सारे बच्चे एक साथ पेपर देते हैं इन सेम हॉल। तो ये थोड़ा एक फैक्टर होता है, मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन वो लास्ट 30 मिनट्स में करते हैं। वो नहीं करना है, ये मिस्टेक मैंने की है और इसी साल की है। तो आई कैन टेल यू कि वो 30 मिनट्स में बिकॉज डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तो आपके वो जो रीजनिंग में आपका जो पजल के लिए टाइम चाहिए वो नहीं दे पाते आप, बिकॉज इन पजल यू नीड अ काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट। तो उस 30 मिनट्स में यू कैन क्रैक कंप्यूटर, यू कैन गो विद द जीके पार्ट, बिकॉज उसमें आपको डायरेक्टली टिक करना है, यू नॉट पुटिंग योर माइंड ओवर इट। तो वो वाली सेक्शन आप पहले करिए, जैसे क्वांट रीजनिंग हुआ उसको पहले करिए जब आपका लाइक एवरीबॉडी इज गिविंग एग्जाम, और उस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करिए जिसमें आपका माइंड नहीं लगना है, यू आर जस्ट नीड टू टिक इट आउट एंड यू हैव टू गिव लिटिल बिट थॉट टू योर माइंड, दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड इन दैट 30 मिनट्स। तो आपको मॉक टेस्ट में आपको वो तभी पता चलेगा when you're giving regular mocks, and 1 mock per day is very required. तनुश्री, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो रिटन पार्ट की बात हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं। इंटरव्यू के लिए मैं बताऊंगी, आई गॉट हाईएस्ट स्कोर इन ऑल स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम। आई गॉट 92 मार्क्स आउट ऑफ 100, and that is the highest score all over scale 2 and scale 3, and if we contribute to 20 then it is 20 out of 18 marks I got. तो मतलब इंटरव्यू में दे आर आस्किंग यू मोर ऑफ कंडीशनल क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग योर दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, लाइक दे आर गिविंग मी कंडीशन। मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूंगी। लाइक दे आस्क मी, यू हैव अ बैंक, आपके पास एक आपकी बैंक है, आरआरबी है, वहां पे एक कस्टमर आ रहा है, आपकी कनेक्टिविटी आपके बैंक की चली गई और वो कस्टमर आपके पैनल पे आके चिल्ला रहा है, देन हाउ यू गोइंग टू मैनेज, आप कैसे मैनेज करेंगी? तो मैंने इसका आंसर ये दिया था कि सर ऑब्वियसली वी आर एज अ बैंकर, हम उनकी सर्विस के लिए हैं, वी कांट से नो यू गो आउट और समथिंग। और अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव पे देखूं तो ऑब्वियसली उसको भी नहीं समझ में आएगा व्हाट इज कनेक्टिविटी। तो मेरा एज अ रोल एज अ बैंकर व्हाट कैन आई डू, मैं उसको सब साइड ले जाऊंगी, उसको समझाऊंगी कि सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट एज सून एज द कनेक्टिविटी विल कम देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसका मैं ट्रांजेक्शन करूंगी। एक ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कंडीशन पूछा था, एंड थोड़ा मार्केटिंग उन्होंने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, लाइक कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। तो उसको आप मैं यही बोलूंगी, कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यू में तो आप उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन मत करिए, आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करिए। लाइक मुझसे उन्होंने पूछा व्हाट इज कस्टमर बिहेवियर, तो मैंने उन्हें 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, लाइक आई कैन BMW, मैगी एंड मोदी केयर। BMW एक इलाइट कस्टमर्स पे आएगा जिसका परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, मैगी उसके लिए जो एज अ ड्यूरेबल गुड्स हुआ, ड्यूरेबल इन द सेंस जो डेली कंज्यूमेबल गुड्स है। मोदी केयर उनके लिए जो एक हाउसवाइफ है, जिनको अनएम्प्लॉयड है, जो एक सब साइड अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उस टाइप का कस्टमर बिहेवियर डिपेंड करता है। तो हर एग्जाम पे आप क्वेश्चन जो भी दें, आंसर्स जो भी दें, आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए रेदर देन अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। और करंट अफेयर्स बहुत रोल प्ले करता है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यू हैव अ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड यू हैव आरआरबी, कोई कस्टमर है आपके बैंक में, वो 30 ईयर से आपकी सर्विस में है, देन सडनली वो अपना डिपॉजिट अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में ले जाना चाहता है, तो आप उसको कैसे कंसोल करेंगे दैट यू रिमेन इन माय बैंक? तो मैंने उसका आंसर दिया था कि सर अभी न्यूज में चल रहा था, दे वोंट बी आस्किंग यू पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक, बट उस क्वेश्चन को उन्होंने फ्रेम दूसरे वे से करके उन्होंने ऐसे पूछा। तो ऑब्वियसली आप अब करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करेंगे देन हाउ, और इसका आंसर मुझे सीरियसली स्टडी आईक्यू से ही मिला था। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स पार्ट, देन दे elaborately they defined it कि what is the NBFC कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी कमर्शियल बैंक, ऑल दैट स्टफ। तो वहां से मुझे वो आंसर मिला था। तो डायरेक्टली आंसर्स आपको एकदम से आपको स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में, वो तभी होगा व्हेन यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन गोइंग विद द इंटरव्यू। तनुश्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका रहा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिंस यू हैव सिक्योर्ड हाईएस्ट इन योर इंटरव्यू, जो पहली बार जा रहे हैं या फिर जो इंटरव्यू में लैक कर जाते हैं, क्या स्पेसिफिक टिप्स एंड सजेशंस आप उन्हें देंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी वेरी काम, बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, व्हेन यू थिंकिंग मुझे कुछ नहीं आता, बट व्हेन यू एंटरिंग अ हॉल नो,
यू हैव टू गेन अ कॉन्फिडेंस, मुझे सब कुछ आता है, वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाइए अंदर, और वो आप डेफिनेटली, मैं आई हैव अ वेरी लेस एक्सपीरियंस, आई हैव ओनली मतलब 2 साल के लगभग एक्सपीरियंस है, बट मेरे साथ स्केल 2 में 32 33 ईयर्स 5 5 6 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग जाते हैं। तो वो चीज वहां फैक्टर आती है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चंस का आंसर हर कोई जानेगा, हर किसी को पता है कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, हर किसी को पता है कोऑपरेटिव बैंक का, बट आंसर देने का तरीका विद द एग्जांपल्स, दैट इज समथिंग दैट आई कैन से, या एग्जाम गिविंग आंसर्स विद द फुल फ्लेज्ड एग्जांपल इज वेरी रिक्वायर्ड, बिकॉज उनको वो चीज समझ में आएगी कि, और ये चीज ऐसी नहीं होती कि आप कहीं रट के आए हैं, वो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होता है when you have a thorough knowledge of your current affairs and everything. जो भी टिप्स आपने बताए, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अलग अलग स्टेजेस में स्टडी आईक्यू हैज हेल्प्ड यू एंड यू हैव मेंशनड इट, बट कैन आई आस्क यू पूरे स्टेजेस में कैसे स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? Study IQ has been a prominent part of my journey because it's not only one exam that I have cleared. उसके अलावा मैंने मतलब आई मिस विद द इंटरव्यू पार्ट, बट रिटन एग्जामिनेशन मैंने आईबीपीएस पीओ भी दिया है। तो आईबीपीएस पीओ में आई फील लाइक इवन एसबीआई पीओ आई हैव गिवन द रिटन एग्जाम राइट नाउ ओनली दिस ईयर। तो मैंने वहां पे भी ये चीज देखी कि स्टडी आईक्यू से लाइक इफ यू मिसिंग दैट पार्ट, नो यू आर गोइंग टू लूजिंग 10 to 15 मार्क्स, बिकॉज स्टडी आईक्यू से मैंने वही चीज रिपीट करूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, देयर नो मॉडिफिकेशन इवन आई कैन से इवन ऑब्जेक्टिव पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आप कोई भी सोर्स रिफर करें, कहीं से भी करें, बट स्टडी आईक्यू इज लाइक अ बाइबल टू योर प्रिपरेशन। अगर आपने स्टडी आईक्यू को मिस किया, देन यू आर गोइंग टू लूजिंग आई थिंक 10 to 15 मार्क्स। और एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें 8 सीट्स हैं, या जिसमें 2 सीट्स हैं, या जिसमें 700 सीट्स भी हैं, आपको एक सीट अपनी लेनी है। वो एक सीट लेने के लिए अगर आपको मार्क्स जितने ज्यादा फेच करेंगे, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये ऑब्वियसली स्टडी आईक्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उससे केवल आपका रिटन एग्जाम ही नहीं, आपका मैं पता है इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज इंटरव्यू में इफ यू आर नॉट अवेयर विद theoretical part of your current affairs, you are going to miss out the examples in the interview. तो वो चीज भी आपकी स्टडी आईक्यू से कवर होगी। और प्लस स्टडी आईक्यू में आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक 300 बेस्ट एमसीक्यूज, वो 4 सेक्शंस जो देते हैं, इवन द बैंकिंग अफेयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर। तो आपको अलग साइट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो विद द बैंकिंग अफेयर्स, उसके क्विजेस जो ऑलरेडी सेट है 4 का, 2 का, 3 का, आप उसको सॉल्व करिए। आपको मतलब आपका आरबीआई का सर्कुलर आई थिंक 80 to 90% विल बी कवर्ड, आपको अलग से आरबीआई सर्कुलर नहीं जाना है। तो ये चीज बहुत आपका टाइम सेविंग होता है आपको। और दूसरी चीज, उसमें एक स्टैटिक का भी पोर्शन है, लाइक एनआईसीएल एओ का पेपर हुआ, इंश्योरेंस अवेयरनेस, उसमें अलग से क्वेश्चन है। तो आपको इंश्योरेंस के अलग से जाके नहीं देखने, आपको इंश्योरेंस अलग से एक बुकलेट होती है इंश्योरेंस अवेयरनेस की, इंश्योरेंस अथॉरिटी निकालती है, उसको अलग से फॉलो नहीं करना, आप इंश्योरेंस अवेयरनेस में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी टाइम सेविंग एंड स्मार्ट स्टडी थिंग दैट यू कैन गो विद द स्टडी आईक्यू। मैंने इंटरव्यू में एक चीज फॉलो किया था, लाइक कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लाइक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक अभी न्यूज में चल रहा था। तो दे आस्क्ड मी लाइक अ कस्टमर इज कमिंग टू योर बैंक एंड ही, मतलब एक कस्टमर आपके बैंक में आता है, उसका डिपॉजिट अकाउंट है आपके बैंक में, बट वो आज आरआरबी से हटके वो कोऑपरेटिव बैंक में स्विच करना चाहता है। तो आप उसको कैसे कंसोल करेंगे दैट ही विल बी एट योर सर्विस, जो अभी तक आपने 30 साल तक दी है। तो वो चीज आपको ऑब्वियसली, आप पीएमसी बैंक मैंने न्यूज में पढ़ा था स्टडी आईक्यू में, तो वो चीज एकदम से स्ट्राइक तभी होगी व्हेन यू थॉरो विद करंट अफेयर्स। और मुझे एकदम से कोऑपरेटिव बैंक शायद आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, बट वो एक पिक्चर वाला माइंड पीएमसी बैंक का उसमें बना हुआ था स्टडी आईक्यू में, तो वहां से मुझे एकदम से वो पिक्चर याद आई। उस पिक्चर को रिकॉल करके मुझे पूरा आंसर रिकॉल हो गया कि इसमें मैं क्या आंसर बोल सकती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे आरबीआई की जो उसके काउंटरफिट पॉलिसीज आई हैं, वो भी मैंने सब बताया। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप व्हेन यू थॉरो विद द करंट अफेयर। मैंने वही चीज बोली, स्टडी आईक्यू में आपको पिक्चर वाला जो पार्ट होता है ना, पिक्चर आप अगर एक आपने क्वेश्चंस भूल जाएंगे, आंसर्स भूल जाएंगे, बट एक पिक्चर से आपके दिमाग में फीड हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मेरे को पीएमसी बैंक की वो एक फैक्टर याद है जो स्टडी आईक्यू में नीचे बना हुआ था कि पीएमसी में येलो कलर का बोर्ड था। तो आई रिकॉल्ड इट एंड एकदम से मैंने वो चीज आंसर दी एंड दे वेरी मच सेटिस्फाइड ओवर इट। और इंटरव्यू में ये चीज भी होता है, उससे आप गलत दे आंसर, राइट दे आंसर, दे विल बी सेइंग यस यस यस। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स कि आप जो दे रहे हैं वो सही हो या नहीं। और कई बार ऐसा होता है आप गलत बोल देते हैं, बट दे आर आल्सो सेइंग यस यस, बट स्टिल यू नीड टू नो दैट व्हाट आप जो आंसर्स दे रहे हैं वो सही होने चाहिए। वो तभी सही होंगे व्हेन हैव अ क्लियर थॉरो माइंडसेट इन योर माइंड दैट हाँ, ये चीज मैंने यहाँ से पढ़ी थी, इसका आंसर ये हो सकता है। और प्लस आंसर के साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि आरबीआई की जो पॉलिसीज आई हैं उसको कैसे काउंटरफीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे स्टडी आईक्यू से बहुत हेल्पफुल मिली है। अनुश्री,
थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके एंड कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट कैपेसिटी। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तनुश्री।